Okay. Today's session will discuss the concept of mechanism of arrhythmia. तो mechanism of arrhythmia का last session मैंने cover किया और उसमें बताया किस तरीके से automaticity ऐसे node higher rate of impulse को send करता है और वो कई बार atrial flutter या atrial fibrillation का कारण बनता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि कई बार जो हमारा ventricular action potential है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है और वो एरिथमिया की वजह बन सकता है। तो देखिए नॉर्मल जो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट में वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल की बात की, वो सिंपल सा था कि आपके डिफरेंट फेजेस थे, लाइक ये फेज 4 था एंड दिस वाज फेज 0 एंड ये पार्शियल रिपोलराइजेशन फेज 1 एंड दिस वाज प्लेटिव फेज 2 एंड दिस वाज फेज 3। सेम वे में ये वाला वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। नाउ अब जो पहला हमने ऑटोमेटिसिटी को मॉड्यूलेट करके एरिथमिया को इंड्यूस करने की मैकेनिज्म को देखा। अब हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में किस तरीके से मैकेनिज्म को एरिथमिया इंड्यूस होती है अगर वो डिस्टर्ब हो। तो डिस्टर्ब होने की वजह क्या क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं ये किस टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया है। दिस इज ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी और आफ्टर डिपोलराइजेशन। इस नाम से आपकी कई चीजें क्लियर हो जाएगी। आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब है, देखिए दिस इज योर रैपिड डिपोलराइजेशन फेज, दिस वन। तो आफ्टर डिपोलराइजेशन मींस आफ्टर दिस हम किसको कंसीडर करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल फेज, तो इसको हम थोड़ा साइड कर देंगे। हम मेनली इसमें बात करेंगे फेज 2 एंड फेज 3। तो सबसे पहले आफ्टर डिपोलराइजेशन जो मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया है वो दो प्रकार की होती है। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, इसको कैपिटल में बोलते हैं EAD। आफ्टर डिपोलराइजेशन दो तरीके से मैकेनिज्म होती है, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन एंड डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन इज DAD, डेड, और इसको बोलते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, राइट। तो अब जैसा कि मैंने बताया हम बात करते हैं पहले अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन की। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन में ये बेसिकली जो इन्वॉल्व है फेज 2 एंड फेज 3। अब कैसे, देखिए फेज 2 का जो मेंटेनेंस है दैट इज ड्यू टू द बैलेंस इन बिटवीन द पोटेशियम इफ्लक्स एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स। जब ये बैलेंस होता है तब आपका क्या होता है, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, बराबर। ये क्लियर हो गया। फेज 3 आपका होता है जब कैल्शियम चैनल यहाँ पे क्लोज हो जाए इस पॉइंट पे और केवल कौन से चैनल ओपन हो, पोटेशियम चैनल, जो कि रीपोलराइजेशन की वजह से इस एक्शन पोटेंशियल को नीचे अप टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल तक लाते हैं, राइट। तो सपोज देखिए अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन में दो फेजेस इन्वॉल्व है, आपको ये क्लियर करना है, फेज 2 एंड फेज 3। अब फेज 2 कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, अगर मान लीजिए साइटोसोल, चूंकि ये वेंट्रिकल की सेल्स के अंदर ही हो रहा है बेसिकली ये, तो अगर वेंट्रिकुलर सेल में किसी भी तरीके से कैल्शियम के अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो अगर वेंट्रिकुलर सेल में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये चीज यहाँ पे टर्मिनेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम इस चीज को सपोर्ट करेगा और मे बी ये चीज थोड़ा ऐसे भी जा सकती है, लेकिन क्या जाएगी, ये लॉन्ग जाएगी, क्योंकि रीपोलराइजेशन के लिए अवेलेबिलिटी होना जरूरी है किसका, पोटेशियम का। लेकिन चूंकि आपने साइटोसोल में कैल्शियम के लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया का सेंस है बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो अवेलेबिलिटी कैल्शियम के लेवल को साइटोसोल में बढ़ाती है। कैटेकोलामाइन जितने हैं वो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। या कोई ऐसी आपको जेनेटिकल इशू है जिसमें आपके कैल्शियम चैनल जो है वो और ज्यादा ओपन स्टेट में रहते हैं, तो किस तरह की कोई इस तरह की कोई भी कंडीशन जिसमें आपके कैल्शियम की अवेलेबिलिटी साइटोसोल में, पुरकिंजे सेल्स या वेंट्रिकुलर सेल्स में ज्यादा हो, वहां पे फेज 2 का प्रोलॉन्गेशन होना तय है। और बच्चों जब फेज 2 का प्रोलॉन्ग होगा मींस अब यहां से ऐसे बीट आएगी, तो ये जब प्रोलॉन्ग होगा तो हम बोलेंगे कि आपका जो ओवरऑल क्यूटी इंटरवल होगा वो बढ़ गया। क्यूटी इंटरवल पहले मैंने वेव के फॉर्म में समझा के रखा था। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड कैल्शियम ओपनिंग अगर है, ऑगमेंटेड मतलब ज्यादा, कैल्शियम ओपनिंग ज्यादा है तो वो फेज 2 को डिस्टर्ब करेगी। अब फेज 3 कैसे डिस्टर्ब होगी, फेज 3 बच्चों किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम की वजह से फेज 3 आती है। अब मान लीजिए पोटेशियम की अवेलेबिलिटी किसी वजह से वो इंडिविजुअल क्या है, हाइपोकैलेमिक है, मींस उसके ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम पोटेशियम का लेवल कम है।
और इनफैक्ट उसके ब्लड प्लाज्मा में किसका लेवल ज्यादा है, सोडियम का। तो इस पॉइंट पे चूंकि रोल किसका है, पोटेशियम का, अब उस इंडिविजुअल में पोटेशियम कम है, सोडियम ज्यादा है, तो हो सकता है यहां तक ना आके यहीं से वेव बन जाए, बिल्कुल, मतलब पूरा टर्मिनेट नीचे तक ना आके थर्ड फेज से ही फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम इज वेरी हाई। सो दिस टाइप ऑफ रिदम डिस्टर्बेंस कि सोडियम ज्यादा हुआ तो पोटेशियम फेज थर्ड पूरी कंप्लीट नहीं हुई, पहले ही वो स्टार्ट हो गई, राइट। मींस इसको थोड़ा सा क्लियर डायग्राम में देख लेते हैं इस तरह। ये अब यहाँ पे क्या एक इश्यू था कि आपका कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो ये चीज क्या हो गई, प्रोलॉन्ग हो गई, तो ये डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे पोटेशियम आयन बहुत कम हो गया और सोडियम बहुत ज्यादा है, तो ये चीज यहीं से स्टार्ट हो गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक गई ही नहीं, तो ये ऑसिलेट करने लगा एक्शन पोटेंशियल। तो इस चीज को बोलते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन की मैकेनिज्म, जो कि एरिथमिया को इंड्यूस करती है। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि फेज थर्ड ऑगमेंटेड सोडियम ओपनिंग, मतलब यहाँ पे किसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, अगर सोडियम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए तो फेज थर्ड पूरी कंप्लीट ना होके पहले ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेती है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जो कि कई बार टैकीकार्डिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी बात करते हैं डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। देखिए अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन मतलब ये जो डिपोलराइजेशन था इसके जस्ट पहले वाला मतलब इसके पास कौन पढ़ रहा है, ये दोनों पास पढ़ रहे हैं। अब डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में कि ये आपका डिपोलराइजेशन है, डिलेड मतलब ये और ये तो हमने अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन में कंसीडर कर लिया, फेज 2 एंड फेज 3। तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन मींस फेज 4 में डिस्टर्बेंस होगा। फेज 4 क्या होता है, हमारा रेस्टिंग फेज होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ये हो रहा है कि डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन पहली बात तो बिगिन हो रहा है कब, फेज 4 में। ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं कि अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन फेज 2 और फेज 3 में होता है, जबकि डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन ड्यूरिंग फेज 4 होता है। तो ड्यूरिंग फेज 4 आपके रेस्टिंग फेज है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि साइटोसोल में वेंट्रिकल के किसका लेवल बढ़ गया, कैल्शियम का। अब कैल्शियम का लेवल बढ़ने से ये हुआ क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबल पीक थी मेनली सोडियम था, लेकिन यहाँ पे और भी क्या इन्वॉल्व थे, कैल्शियम भी इन्वॉल्व था। तो जब कैल्शियम की अवेलेबिलिटी लाइक डाइगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, उसमें साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो ये चीज पूरी ऐसे ना कंप्लीट होके रेस्टिंग स्टेट, फिर ये ऐसे एक्शन पोटेंशियल बनता, यही तो होता आगे चल। तो अब बेसिकली ये यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट से ही ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन को थोड़ी देर के लिए जो टाइम इसमें लगता है वो तुरंत यहीं से ही आपकी पीक जनरेट हो जाती है। मींस जैसे आपका ये पॉइंट देखिए, ये आपका नॉर्मल वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है ये। अब इस पॉइंट पे यहाँ के बाद फिर डिपोलराइजिंग ऐसे फेज आती, नॉर्मल अगर सब कुछ सही चलता। लेकिन डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग फेज 4 ड्यू टू द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ विच आयन, कैल्शियम आयन, ये चीज यहीं से ही स्टार्ट हो गई। बात समझ में आई। तो ये चीज में इतना ये हुआ ही नहीं, मतलब फास्ट हो गया एकदम। तो ये भी कई बार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन मतलब डिपोलराइजेशन से फार अवे इन फेज 4। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन का मतलब है कि इस डिपोलराइजेशन के नियर बाई, दैट में बी फेज 2 एंड फेज 3। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह आयंस के घटने या बढ़ने से अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन या डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन की कंडीशन इंड्यूस होती है। तो कोई भी ड्रग अगर उन आयंस को बढ़ाएगी तो नो डाउट, जैसे कैल्शियम आयन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन का हिस्सा है। सोडियम आयन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से दोनों प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एरिथमिया को प्रमोट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, जो कि 2 कैटेगरी का था, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन एंड डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। थैंक यू वेरी मच।